हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों, आपने कई बार मैथमेटिक्स के सवाल करते टाइम प्लस माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई या पाई जैसे कई सारे सिंबल्स जो मैथ्स के चिन्ह होते हैं जरूर देखे होंगे। तो आज आप इस वीडियो में सीखने क्या वाले हो, आप सीखोगे मैथ्स के 50 से भी ज्यादा ऐसे सिंबल्स जो आपको हर बार आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप क्लास 10th से लेके 12th से लेके या आप कॉलेज में ही क्यों ना हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको ये चिन्ह हमेशा हर बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशंस में आपको सॉल्व भी करना पड़ता है, वहां भी ये काम आते हैं। तो इन सभी चिन्हों को आज हम सीखेंगे, साथ में इनकी मीनिंग सीखेंगे और इनको कैसे लिखा जाता है, सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए मैथ्स के इन सिंबल्स की दुनिया का सफर हम शुरू करते हैं। यहां पर जो पहला सिंबल आता है वो है प्लस का, यानी कोई दो क्वांटिटीज को जब मिला दिया जाए, उन्हें पेयर करना हो, ऐड करना हो, तब वहां पर इस तरीके का जोड़ का चिन्ह काम में लिया जाता है। जोड़ का चिन्ह का मतलब होता है किसी भी दो लोगों को मिलाना या इनका मिलना। आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब जैसे कैसे, जैसे आप लिखते हो x + 2, तो ये भी इन दो क्वांटिटीज का क्या हो गया, जोड़ हो गया। इनका मिलाना यानी कि इनका जोड़ हो गया। प्लस का मतलब तो सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिखते हो 5 + 2। अगर आप इनको मिलाना चाहते हो तो मैंने क्या कहा, प्लस का चिन्ह मिलाने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ऐड करने के लिए ये वाला प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो मिलाना मतलब 5 और 2 को मिलाना, तो ये हो गया 5 और 2 7। तो इस तरीके से ये चीज तो बहुत बेसिक है, सभी को पता होगी। देखिए, ये तो प्लस माइनस गुणा भाग तो बच्चे बच्चे को पता है, आप इंतजार कर रहे होगे आगे के चिन्हों का, लेकिन भाई बेसिक से सीखना ज्यादा जरूरी है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा कि जी सर जी, बेसिक भी तो ज़रूरी है। ये बेसिक आप समझोगे, धीरे धीरे और हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, प्लस का मतलब हम समझ गए कि किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का मिलना, उसी को हम प्लस कहते हैं। अब जो अगला चिन्ह है वो है हमारा माइनस का। माइनस चिन्ह में क्या होता है मेरे भाई, कि इन दोनों को हटा देना, यानी किसी एक में से दूसरे को निकाल देना। जैसे प्लस में हम जोड़ रहे थे, माइनस में हम निकाल रहे हैं, उसको हटा रहे हैं उस चीज को। कैसे, जैसे आपने यहां पर लिख दिया घटाना। घटाना का मतलब एक दूसरे में से उस वैल्यू को हटा लेना, है ना। हटा लेना लिख देते हैं हम यहाँ पे। हटा लेने का मतलब होता है घटाना। कैसे कैसे समझेंगे इसको, देखो ध्यान से। जैसे आप लिखते हो x - 5, तो यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है कि x की जो भी वैल्यू हो उसमें से आपको निकाल देना है, हटा देना है। क्या हटा देना है, -5, यानी कि -5, यानी कि हटा देना है 5 को। माइनस का 5 यानी माइनस का मतलब तो हटा देना, और किसको हटा देना, 5 को। इसीलिए यहाँ -5 लिखा है। x में से आपको हटाना है 5 जो वैल्यू है उसको। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे यहाँ लिखा है 10 - 2, यानी जो 10 नंबर है, 10 संख्या है, उसमें से 2 हटा लेना है। 2 चले गए, 2 हट गए। जैसे 10 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट खा ली, 2 चॉकलेट हट गई, तो अब 8 चॉकलेट बची। तो इसी चीज को हटाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ता है, माइनस का चिन्ह यूज करना पड़ता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे भाई। माइनस यानी कि हटा लेना। अब बात करते हैं किसी और नेक्स्ट चीज़ की, जो कि है मल्टीप्लाई, या इसको क्रॉस भी कहते हैं। इस तरीके से ये चिन्ह बना दिया जाता है। आप देखिए, इसको मल्टीप्लिकेशन या फिर आप क्रॉस भी कहते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सबको दिखे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इस क्रॉस से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। इसका अर्थ है शुद्ध हिंदी में कि उस चीज को उतनी बार जोड़ना। किसी चीज को या किसी संख्या को उतनी ही बार जोड़ना, उतने बार जोड़ना। या अगर आप शुद्ध बच्चों की भाषा में कहो
तो इसका और एक मीनिंग है हिंदी में पहाड़े पढ़ना। क्या? पहाड़े पढ़ना। कैसे? देखो दोनों चीज़ों का मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखो, किसी संख्या को उतने ही बार जोड़ना। जैसे यहाँ पर आपको एक सवाल देता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सवाल लिख दिया है 5 गुणा 4, है ना। ये गुणा का चिन्ह यहाँ हमने लगा दिया। गुणा के चिन्ह का पहला अर्थ देखो क्या है कि किसी संख्या को उतने बार जोड़ना, यानी जो 5 है उसको कितने बार जोड़ना। यहाँ पे देखो गुणा में जितना लिखा है 4 बार जोड़ना। 5 गुणा 4 यानी 5 को ही 4 बार जोड़ना। तो चलो इसको 4 बार जोड़ लेते हैं। 5 जो है ना, इसी को 4 बार 4 टाइम्स प्लस करना है। तो एक बार तो हमने प्लस कर दिया, ये दूसरी बार प्लस कर दिया, ये तीसरी बार प्लस कर दिया और ये चौथी बार प्लस कर दिया। देखो उसी संख्या को इतने बार क्या करना, जोड़ना, यानी कि प्लस करना। अब प्लस कर लीजिए, 5 और 5 मिलके हो जाएगा 10, 10 में फिर आप 5 जोड़ोगे तो 15, 15 में 5 जोड़ोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20। तो गुणा का अर्थ समझो मेरे भाई कि गुणा का सिंबल जहाँ भी लगे उसका यही मीनिंग है कि किसी संख्या को उसके अगली संख्या जो लिखी है ना उतने बार जोड़ना। जैसे किसी संख्या 5 को उसकी अगली संख्या 4, यानी 5 को 4 बार गिनना। 5 5 5 5, लीजिए 5 को हमने 4 बार गिन लिया तो वो 20 हो गए। तो पहला मतलब तो हमें समझ में आया। अब दूसरा मीनिंग इसका क्या है मेरे भाई? दूसरा मीनिंग यही है कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखा था ना 5 गुणा 4, इसका दूसरा मीनिंग ये है पहाड़े पढ़ना। पहाड़े पढ़ना मतलब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो। 5 चौके कितना होता है? ये होता है 20। या पहाड़े पढ़ना का आप उल्टा मीनिंग भी निकाल लो कि या तो इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ लो या इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ लो, नंबर तो वही आएगा। जैसे 5 चौके भी 20 ही होता है। अगर आप उल्टा पहाड़ा पढ़ोगे 4 पंजे, 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 पंजे भी 20 ही होता है। तो आई होप आपको इस क्रॉस वाले का मतलब समझ में आया होगा कि क्रॉस चिन्ह का मतलब गुणा से है, यानी उसी संख्या को उतने बार जोड़ना या पहाड़े पढ़ लेना। आया ना मज़ा? कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इस तरीके से कभी आपने ऐसे टाइप का वीडियो देखा है। ये कुछ नया तरीका है, नया स्टाइल है। अगर आपको ये हमारा तरीका पसंद आता है, बेसिक समझ में आता है, तो भाई प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वाली क्लास एक बार शेयर कर दो। आई होप उनको भी मज़ा आएगा। कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे कि यार बढ़िया वीडियो शेयर किया आप लोगों ने उन तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने जो गुणा सीखा, उस गुणा में हमने ये सीखा कि क्रॉस के चिन्ह का मतलब गुणा होता है। क्रॉस के चिन्ह का मतलब गुणा होता है। इसी क्रॉस को अगर हम ना बनाना चाहें तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। या तो ये यूज़ कर लो या इसकी जगह आप डॉट का, यानी छोटा सा डॉट होता है, इसका यूज़ कर सकते हो। इसका अर्थ भी गुणा ही होता है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया x डॉट y डॉट z, तो इन डॉट का मतलब ही गुणा है। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे कि यहाँ पर डॉट का मतलब गुणा ही होता है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं x गुणा में y गुणा में z, इस तरीके से इसको लिख सकते थे। तो आई होप आप यहाँ पर पॉइंट समझे होंगे कि कहीं कहीं किसी किसी सवाल में गुणा की जगह डॉट का, यानी इस बिंदु का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे मेरे भाई। अगला जो चिन्ह है वो है आपका डिवीज़न, यानी कि भाग देना, बांट देना इसका मतलब होता है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। भाग के चिन्ह को ऐसे बना दिया जाता है कि एक जो माइनस का चिन्ह समझ लो कि एक माइनस का चिन्ह ऐसे और 2 बिंदु ऊपर नीचे होते हैं। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बांट देना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेरे भाई बांट देना। या इसका दूसरा अर्थ होता है कितने बार में कटना। कितने, ठीक है, कितने बार में, कितने बार में पहाड़े में आना, है ना, पहाड़े में आना। अब देखो इसका दोनों का मतलब समझ लो कि भाग का चिन्ह इस तरीके से बनाया जाता है जिसका अर्थ होता है बांट देना, या फिर कितने बार में वो पहाड़े में आ रहा है। इसका अर्थ समझो, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि 20, एक सवाल देखो यहाँ पे, यहाँ लिख दिया 20
डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब यही है, बांट देना। 20 को आपको 5 टुकड़ों में बांटना है। कैसे बांटोगे? या आप बांट दो या आप ये बता दो कि कितने बार में ये पहाड़े में आएगा। यानी ये जो 20 है, ये अगली वाली संख्या 5 के पहाड़े में ये कितनी बार में आएगा। 5 के पहाड़े में आगे वाला नंबर 20 कितनी बार में आएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। यानी कि ये संख्या 5 से कट जाएगी कितनी बार में? 4 बार में। तो समझे कि नहीं? भाग के चिन्ह का मतलब होता है कि बांट देना या फिर ये कितने बार में पहाड़े में कट रहा है, इसका अर्थ यही है। अब आप समझोगे कि देखो इस लाइन का क्या मतलब था कि बांट देना। बांट देना मतलब 20 को 5 टुकड़ों में बराबर बांटना है। तो 5 टुकड़ों में अगर बांटोगे तो 4-4 के हिस्से मिलेंगे 5 जनों को। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। आपने कहा 20 को बांटना है 5 लोगों में, तो एक एक आदमी को कितना कितना मिलेगा। तो आपने काटा पीटी पे बता दिया कि 4-4 मिलेगा एक एक आदमी को। 4 इसको मिलेगा, 4 इसको, 4 इसको, 4 इसको और 4 इसको। देख लो, जोड़ लो, अभी भी ये 20 ही है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से ये जो 20 है 5 बराबर हिस्सों में टूटा है। सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिला है, इसीलिए इसका अर्थ बांट देना भी होता है। सभी भाइयों में बंटवारा होता है ना, तो उस तरीके से ये समझ लो कि भाग का मतलब बंटवारा ही होता है। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि जी सर जी समझ गए, भाग का मतलब बंटवारा, हिस्सेदारी, भाग देना, सभी को अपना अपना भाग देना। ले भाई तेरा भाग ये, तेरा हिस्सा ये, तेरा हिस्सा ये, सबको बराबर बांटना, इसको डिवाइड कहते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बट हाँ जिसको समझ में आएगी कम से कम वो सोचेगा, उसके सोचने की तर्क शक्ति बढ़ेगी कि हाँ मैथ्स को और मैथ्स के चिन्हों को इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ा जा सकता है। तो ये दिमाग में ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय के लिए स्टोर होगा, याद रहेगा आपको हमेशा। ठीक है, बेसिक कहानी के थ्रू याद रहता है। चलिए, वैसे हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से एक बार लिखना कि क्लास अच्छा लगता है ना। हमारा क्लास लगता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा क्लास लगता है, अच्छा लगता है या नहीं, या बोर होते हो कि नहीं। और अगर नहीं बोर होते तो बताना कमेंट में कि जी सर जी मज़ा आता है आपकी क्लास में, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है भाई, है ना। अब बात करते हैं अगले चिन्ह की। अगला चिन्ह क्या है? अगला चिन्ह है स्लैश। स्लैश का मतलब भाग ही होता है। एक तरीके से फ्रैक्शन या डिवीज़न को स्लैश से दर्शाया जाता है। कैसे? जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि 20 को, किसको अभी हमने पढ़ा था कि 20 को हमें बांटना है, यानी भाग का चिन्ह लगाएंगे हम। बांटना मतलब भाग देना, अभी पढ़ा था हमने। 20 को बांटना है 5 लोगों में, तो इसी चीज को व्यक्त करने के लिए आप भाग के रूप में तो व्यक्त कर ही देते हो, क्योंकि ये चिन्ह आपने सीखा, अभी हमने सीखा था। इसी चीज को व्यक्त करने के लिए आप फ्रैक्शंस का या डिवीजन फॉर्मेट का यानी अपॉन का यूज भी कर सकते हो, जिसको यहाँ पे देखो ये स्लैश के रूप में बनाया गया है। स्लैश मतलब आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते थे 20/5, या और गणित के तरीके से और लिखो इसको, और थोड़ा इम्प्रोवाइज करो इसको, तो इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में 20/5। 20 बटेंगे 5 लोगों में, 20/5 है ना। इसको बटा बोलते हैं, ये जो लंबी लाइन दिख रही है ना ये वाली, इसको बटा यानी 20/5। बटा या अपॉन एक ही बात है, 20/5 बोलो या 20/5 बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ भी इसको इस तरीके से या तो फ्रैक्शन के रूप में यानी अंश बट्टा हर, बट्टे वाली शक्ल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ऐसे स्लैश लगा के भी आप भाग के चिन्ह को दर्शा सकते हो। कुल मिलाकर एक ही चीज़ है कि यहाँ पर स्लैश का मतलब इसी वाले भाग चिन्ह से है। अगर आपको फुर्सत नहीं हो तो आप ये चिन्ह की जगह स्लैश भी लगा सकते हो, और थोड़ा और ज़्यादा फुर्सत नहीं हो तो भाई बट्टे के रूप में लिखो, काटा पीटी कर दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20। इस तरीके से 4/1 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि बट्टे में एक तो सबका मालिक एक होता है, आप लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, तो ऊपर वाला जो आंसर है 4 वो ही रहेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था कि 20 को अगर 5 से भाग देंगे, है ना, 20/5 है ना, 20 अगर 5 लोगों में बटेगा तो एक एक को 4-4 हिस्सा आएगा।
यानी 4 की क्वांटिटी मात्रा मिलेगी। तो इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से ये चिन्ह को स्लैश से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चिन्ह है इक्वल्स टू। इसको आप कहते हो बराबर, यानी कि एक तरीके से तराजू का ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे? आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा आपको सवाल देखने को मिलता है कि x + 2 = 5। ये समीकरण कई बार सॉल्व करने को आपको किसी न किसी क्लास में आता है, बहुत बेसिक है ये, 8वीं 10वीं क्लास से ही आने लग जाता है। तो इसका क्या अर्थ है, ये जो चिन्ह है बराबर का, इसका क्या मतलब? क्योंकि अभी तक हम प्लस माइनस गुणा भाग तो सीख लिए कि प्लस का मतलब कि x और 2 आपस में मिल रहे हैं, प्लस का मतलब मिलना, इसी वीडियो में सीखा था, बता दो कमेंट में। प्लस का मतलब है मिलना, तो बराबर का क्या मतलब है? यानी ये दोनों मिलके किसके बराबर है? 5 के बराबर है। इस लाइन को समझो, बराबर का मतलब होता है ये दोनों तराजू आपस में क्या है, इक्वल है। तराजू के दोनों पलड़े इक्वल है, पलड़े बोले या पार्ट्स बोले, पलड़ा भारी है ऐसा बोलते हैं ना, तो इसी को पलड़ा बोलते हैं। तो दोनों हिस्से बराबर हैं तो तराजू बीच में रहेगा, मतलब संतुलित रहेगा कि x का कोई भी मान हो, x का कितना भी मान हो, अगर उसे हम 2 के साथ जोड़ लेना तो ये दोनों की जो वज़न है या मात्रा है या इनकी जो धारिता है या कहें इनकी क्वांटिटी 5 के हमेशा बराबर ही रहेगी। ये और ये दोनों पक्ष हमेशा इक्वल हैं। तो इसीलिए जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते हो पता ही है, x यही रह जाता है, बराबर में 5 चल रहा होता है, प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाता है, और इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि x का मान कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3। तो देखो ध्यान से, हमने कहा था दोनों पक्ष बराबर हैं। अब खुद ही चेक करो कि x अगर 3 है, मतलब यहाँ पे x कितना है, 3 है मेरे भाई, 3 आंसर निकला इसका, x की जगह 3 है। तो यानी x की जगह 3 है, प्लस में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, और बराबर में तो 5 है ही। तो बताओ क्या ये लाइन सही नहीं है? हाँ, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 ही तो होगा, मतलब इधर 5 और बराबर में उधर भी 5। यानी कि आपके अगर बच्चों वाली भाषा में कहें तो 5 इधर भी आ जाएगा, जैसे 3 + 2 को आप जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और बराबर में भी 5 चल रहा है। तो आप कहते हो ना LHS = RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इसी का मतलब बराबर का चिन्ह को 2 सेम वैल्यू की तुलना, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। बस यही माइंड में बिठा लो कि इधर भी 5 उधर भी 5, और 5 और 5 आपस में क्या संख्याएं, बराबर है। इसीलिए तुलना करने के लिए ये चिन्ह बराबर का यूज़ किया जाता है। तो कभी भी कोई बोले कि इस चिन्ह का मतलब क्या है, तो इसको बोल देना कि बराबर है। इसका मतलब बराबर बोलो या समान है, एक ही बात है। बराबर का मतलब दोनों पक्ष आपस में इक्वल है मेरे भाई, इक्वल है। और अगर आपको समीकरण समझ में नहीं आते तो हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको इससे बड़े बड़े समीकरण में सिखाए हैं, उसका वीडियो हम दे देंगे, या आई बटन में आपको यहाँ पर कहीं समीकरण के कठिन सवाल अगर सीखने हैं तो यहाँ ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। वैसे अगर यहाँ तक वीडियो में मज़ा आया है तो आई होप आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाया होगा। लाइक दबाने से क्या हमें पता चलता है कि इतने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा वीडियो, मज़ा आया इस वीडियो को देखकर। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना भाई। ठीक है, अब बात आती है इक्वल टू, तो हम सीख गए। अब नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या? इक्वल टू का मतलब दोनों तराजू के हिस्से बराबर हैं। अब यहाँ पर इसका विपरीत है, इक्वल टू पे एक निषेधात्मक यानी क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है, ऐसे एक तरीके का क्रॉस लगा दिया, मतलब कि वो दोनों हिस्से इस बार आपस में बराबर नहीं होंगे। कैसे? जैसे हमें पता है बचपन से कि 8 और 2 को जोड़ने पे क्या आता है, बताओ भाई, सभी को पता है 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 ही आता है। तो ये लाइन तो सही है, मतलब ये तो बराबर का उदाहरण हो गया कि हाँ, इनको मिलाया तो बराबर में जो पक्ष है 10 के बराबर होगा, मतलब ये तो संतुलित है, सही लाइन लिखी है, तो बराबर का चिन्ह सही है। अब इसी लाइन को अगर मैं बराबर नहीं है वाले उदाहरण में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूँगा? मैं ऐसे लिख दूँगा कि 8 + 2 कभी भी बराबर नहीं होंगे किसके? 0 के। ये लो, ये लाइन सही हो गई कि 8 और 2 को दुनिया में कोई भी जोड़ ले,
बराबर नहीं कर सकता 0 के। इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा 0 नहीं आ सकता, 10 ही आएगा। ये वाली लाइन सही है क्योंकि ये बराबर के चिन्ह को दर्शाती है। और ये वाली लाइन हमने क्या कर दी है, बिल्कुल सही कर दी है कि ये दोनों को जोड़ने पे बराबर नहीं आएगा 0, बराबर नहीं आता है 0। हाँ भाई, बराबर कभी नहीं आएगा 0। इसीलिए इस वाले चिन्ह का यूज़ किया जाता है कि ये स्टेटमेंट कभी भी सामने वाले के बराबर नहीं होगा। आप 0 की जगह दूसरी संख्या भी ले सकते हो, जैसे 8 और 2 को जोड़ने पे बताओ क्या उनके बराबर नहीं आएगा। 10 को छोड़ के आप पूरी संख्या लिख दोगे भाई, कभी ना कभी आप 11 लिख दोगे कि इनको जोड़ने पे 11 इनके बराबर नहीं है, मतलब ये वाला चिन्ह यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसलिए कोई असत्य घटना, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। ये सत्य वचन है कि 8 + 2 मिलके बराबर होगा 10, इसीलिए सत्य वचन है, सही लाइन लिखी है। और गलत लाइन के लिए हम ये वाला जो चिन्ह है ना, इक्वल नॉट, क्या कहते हैं इसको कहते हैं इक्वल नॉट, यानी हिंदी में कहते हैं बराबर नहीं। क्या कहते हैं, बराबर नहीं। तो आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए, इस चिन्ह का मतलब भी समझ गए, बराबर नहीं का मतलब भी समझ गए, है ना। लेकिन अब अगला जो चिन्ह है वो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स, यानी हिंदी में इसे कहें तो इसका मतलब है लगभग बराबर। क्या होता है इसका मतलब, ये क्या चीज़ है लगभग बराबर, इसका क्या अर्थ है सर जी? तो लगभग बराबर का मतलब होता है कोई चीज़ या किसी चीज़ की वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के समान हो, है ना, उतनी ही तो नहीं हो लेकिन उसके आसपास हो। जैसे मान लो मेरा वजन है 40, है ना, वैसे मेरा तो 50 है, मान के चलो 40 है, थोड़ा है ना पतला दुबला सा, 40 है मेरा वजन, 40 है। और मेरे किसी दोस्त का जो मेरे ही जैसा दिखता है ना, उसका वजन है 40 पॉइंट कुछ। तो क्यों वो इतना देर से बताया कि भाई इसका 40, मेरा 40.2236982 ऐसा क्यों बताएगा पॉइंट में? सीधा ही बोल देगा भाई 40 ही है, लगभग 40 ही है, उतना ही है, अप्रोक्सीमेट है ना, इसके बराबर ही समझ के चलो आप, लगभग। तो इसका मतलब यही है कि इस चिन्ह का अर्थ है, इसको थोड़ा ऐसे लहराते हुए बनाया जाता है क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि वो बराबर नहीं है लेकिन बराबर की तरफ जा रहा है ना, बराबर की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा आप देखो, बराबर के चिन्ह जैसे दिख रहा होगा, थोड़ा हल्का सा, लेकिन वो उसकी तरफ जा रहा है ना, इसलिए बराबर तो स्ट्रेट चला जाता है कि हाँ भाई मैं तो बराबर हूँ। ये है थोड़ा जाने की ट्राई कर रहा है कि मैं उसके बराबर ही जा रहा हूँ। इसका एक उदाहरण भी सीख लो कि जैसे यहाँ पर हमारा कोई x का वैल्यू आया है, मान लो 5, और मान लो x डैश का वैल्यू किसी सवाल में आया है 5.0001। तो हमें दोनों को अलग अलग, ज़्यादा अलग समझने की कोशिश नहीं करनी है। हमें पता है ये 5 है, दशमलव लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ेंगे। तो देखो, अगर कितने भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो 5 है और ये 5.0001, मतलब छोटा सा कतरा, छोटा एक हिस्सा ही बस 0.0001 बना है। तो यानी ये भी तो ऑलमोस्ट 5 जैसा ही है, 5 पॉइंट है, मतलब ये भी लगभग उसके पास का ही वैल्यू है। तो हम इन दोनों को ऐसा बोल सकते हैं कि जो x है ना, वो लगभग जा रहा है x डैश या x1 तक। तो इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये मान x का लगभग बराबर ही होने वाला है x1 के। हाँ भाई, 5 जो है वो लगभग इसके बराबर ही होता है। थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट बोल के छोड़ दिया जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, है ना, कि ये उसके लगभग करीब पहुंचने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो अगला चिन्ह है वो है आइडेंटिकली इक्वल, यानी कॉन्ग्रेंट। आइडेंटिकली इक्वल का मतलब कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ की बिल्कुल कॉपी हो, डिट्टो कॉपी। जैसे जुड़वा 2 में वरुण धवन, एक वरुण धवन दूसरे वरुण धवन की डिट्टो कॉपी था। कोई ऐसा नहीं कि वो वरुण धवन ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और दूसरा वाला जो जुड़वा वाला वरुण धवन है वो छोटा दिख रहा था, ऐसा नहीं है। दूसरा और वो वाला दोनों डिट्टो कॉपी दिख रहे थे। इसी चीज़ को कहते हैं पूर्ण रूप से बराबर। पूर्ण रूप से बराबर एग्जाम्पल के लिए अगर बोलो कॉन्ग्रेंट, आपने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पढ़े होंगे कि एक ट्रायंगल
अगर मान लो ये दिया हुआ है, इसकी भुजा है मान लो 3 4 3, मान लो ऐसी भुजा दे रखी है 3 4 3, और दूसरा इसी की तरह सिमिलर कोई ट्रायंगल बना है, इसकी भी भुजा है 3 4 3, तो हम कहेंगे इसी को इधर कॉपी मार दिया आपने, इसको इधर से उठा के इधर कॉपी कर दिया। क्या कहोगे? अगर मैथ्स की भाषा में कहो कि सर जी आपने ज़्यादा मेहनत थोड़ी करी, आपने ऐसा किया कि ये वाले को ही शायद उठा के, हो सकता है कि आपने ये वाले को उठा के इधर जो है ऐसे पेस्ट, यानी कि क्या कर दिया, कॉपी कर दिया एक तरीके से। तो इसी को कहते हैं भैया एग्जैक्ट कॉन्ग्रेंट होना। इनकी भुजाएं क्या है, पूर्ण रूप से, ये देखो लिखा ना, पूर्ण रूप से बराबर। भुजाएं इनकी क्या है, पूर्ण रूप से बराबर है। यहाँ लिखा हुआ है भुजाओं का पूर्ण रूप से बराबर होना, कि भाई इसकी एक भुजा 3 है तो भाई इसकी भी एक भुजा, यानी एक हाथ इसका 3 है, इसका पैर अगर 3 है तो इसका पैर भी 3 है ना, इनका हाथ अगर 4 है तो इधर वाला हाथ भी 4 है। मतलब डिट्टो कॉपी होना क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेंसी कहलाती है, कॉन्ग्रेंट होना कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में हम अगर इनको नाम दें कि ये ABC ट्रायंगल है और ये मान लो PQR ट्रायंगल है ना, PQR ट्रायंगल है, तो हम ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो हम इस चिन्ह को यूज़ करने के लिए जो आप कह रहे हो ना, ये वाला, ये 3 बराबर जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, ऐसे 3 बराबर का तो एक चिन्ह है, लेकिन उसके नीचे एक और लाइन खींची गई है, तो इसको हम बोलते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हमें यहाँ सामने दिख रहे हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, है ना। इसका मतलब है आइडेंटिकल, सिमिलर, आइडेंटिकल रूप से ये कॉपी हैं। ट्रायंगल्स का एग्जांपल लेके कॉन्ग्रेंसी या कॉन्ग्रेंट जो सिंबल है इसको दर्शाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले सिंबल पे। देखो यहाँ पर आप थोड़े ज़्यादा सिंबल आ गए, तो हम इनको क्या कहते हैं, इन सिंबल्स को कहते हैं कंपैरिजन। किसी 2 नंबर, किसी 2 वेरिएबल, है ना, या किन्हीं 2 क्वांटिटी की कंपैरिजन होना। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पहला वाला जो वर्ड दे रखा है वो इस तरीके का तीर का चिन्ह जो कि उस साइड जा रहा है, तीर का चिन्ह बना है, इसे मैथ्स में कहते हैं मेरे भाई लेस देन। क्या कहते हैं, लेस देन। अब मैं इसका थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लेस देन का मतलब होता है छोटा है। क्या होता है, छोटा है, कि कोई नंबर दूसरे नंबर से छोटा कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमें पता है कि 3 छोटा है ना, लेस देन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। छोटा है किससे, 5 से, तो ये सही लाइन है या नहीं, हाँ सर जी सही लाइन है। तो छोटा है दर्शाने के लिए हमें ये वाला तीर का चिन्ह जो उस साइड मुंह करे हुए है, तीर का चिन्ह बनाना पड़ता है कि 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन ऑफ 5, कि 3 छोटा है 5 से। और भी आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे 16 छोटा है 20 से, है ना, 20 छोटा है 25 से। इस तरीके से कई सारी लाइन आप बना सकते हो, है ना। 8th क्लास में कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। अगर आप 8th क्लास कभी पास करके आए हो, वैसे तो आप अलग अलग क्लास के बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 8th 10th में तो कठिन आते हैं, 8th में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप समझो कि एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है कि 3 इज लेस देन ऑफ 5, 3 छोटा है 5 से। अब देखो इसी का उल्टा चिन्ह है ग्रेटर। इसका जो तीर का चिन्ह है वो इस तरफ है ना, इस तरफ जा रहा है, तो इसको कहेंगे ग्रेटर देन। जो ये चिन्ह है ये लेस देन है, और अगर उधर का चिन्ह हो तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन, कि वो नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। तो आप इसका भी एक उदाहरण देखते हैं जिसको कहेंगे ग्रेटर देन, कि बड़ा है। तो उसका उदाहरण कैसे लिखेंगे, थोड़ा पहले ये लाइन को हम छोटा कर देते हैं ताकि आप ये ना बोलो सर जी एक ही उदाहरण ने सारी जगह खा ली है। चलिए अब इसको देखते हैं। बड़ा है तो हमें पता है कि 25, है ना, या 50 लिख लो फॉर एग्जांपल के लिए। 50 बड़ा है किस नंबर से, भाई 50 से छोटा कोई भी नंबर इधर लिख दो, वो तो बड़ा ही होगा 50 से उससे। तो 50 बड़ा है फॉर एग्जांपल के लिए 40 से। तो लीजिए ये एक उदाहरण आपका बन गया कि 50 इज ग्रेटर देन 40, 50 सच में बड़ा है 40 से। भाई 50 तो ज़्यादा होता है, 40 कम होता है, इसीलिए ये चिन्ह लगाया है कि 50 बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 40। तो ये ग्रेटर देन का साइन हो गया और ऊपर वाला लेस देन का साइन हो गया। तो इस तरीके से आप लिखते हो। अब अगला जो चिन्ह है
वो थोड़ा अलग टाइप का है, दो चिन्हों को मिक्सचर करके बनाया है, लेस देन या फिर इक्वल टू, छोटा होगा या बराबर होगा। कई सवालों में ऐसा लिखा जाता है कि जो x का मान है या तो वो छोटा होगा या फिर इक्वल टू मतलब उसके समान होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा 5 के। तो इस सवाल को यानी इस कंडीशन को देखकर हमें पता चलता है कि x का हम जो भी मान निकालें या तो हमेशा वो मान 5 से छोटा ही रहेगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, और या तो 5 से छोटा होगा, या देखो नीचे वाला चिन्ह है थोड़ा सा हल्का सा इक्वल टू की तरह, या तो बराबर होगा, है ना। x का मान फिक्स 5 भी हो सकता है या 5 से लेसर यानी छोटा भी हो सकता है। इसीलिए इन दो कंडीशनों को एक साथ बताने के लिए ये दो चिन्ह लगा दिए जाते हैं। मिक्सचर हो गया ये, इसको कहेंगे लेस देन इक्वल, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x का मान छोटा होगा 5 से या फिर 5 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है 5 के, उससे छोटा भी हो सकता है, तो इसी को कहते हैं लेस देन इक्वल टू 5। अब देखेंगे एक चिन्ह इसका विपरीत होता है जिसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। 5 में एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसलिए मैं बार बार 5 बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे छोटा या फिर बराबर है तो इस कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में बता दिया जाता है कि बड़ा या बराबर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी सवाल में ऐसा आता ना कि y का मान या तो बड़ा है 10 से, या तो y का मान बड़ा है 10 से, या तो 20 निकल सकता है, 30 निकल सकता है, 11, 15, 10 से कोई भी बड़ा संख्या y का मान है, या फिर इक्वल है, इसको कहेंगे y इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, है ना। इसको कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो ग्रेटर है 10 से या 10 ही है, 10 के इक्वल्स टू है ना। या तो y का मान 10 होगा या 10 से हमेशा बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। इसीलिए इस सवाल को या इस कंडीशन को ऐसे लिखा जाता है चिन्ह के रूप में। अगला चिन्ह है आपका साथ में प्लस माइनस। प्लस माइनस दोनों को अगर किसी सवाल में प्रयोग करना हो तो उसी को कहा जाता है प्लस माइनस मिक्स। कई बार आपने ऐसे सवाल में देखा होगा कि किसी सवाल में ऐसा लिखा होता है x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 2। फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि में आखिरकार ऐसा कुछ देखा होगा। क्लास 10th वालों कमेंट कर देना क्या कहीं ये लाइन देखी हुई लग रही है। क्लास 10th में हो तो ज़रूर देखा होगा, या 11th में फिजिक्स में ऐसा कभी कभार आपको देखने मिला होगा कि दो चिन्ह एक साथ आ जाएं। भाई कंडीशन है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो इसीलिए एक लंबी सी लाइन खींच दी जाती है और एक तरफ हम लिखते हैं प्लस लेने पर और एक तरफ माइनस लेने पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो चिन्हों के एक साथ आने से x के दो मान बनेंगे। कैसे? एक बार x का मान 5 को और 2 को जोड़कर निकालेंगे और एक बार x का मान इस 5 में से 2 को माइनस करके निकालेंगे। तो चलिए एक बार हम इधर टेकिंग प्लस और इधर हम एक बार टेकिंग माइनस, है ना। आप लोग पूरा लिख लेना कि टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन। चलिए हम एक बार x के मान निकालने के लिए प्लस का 2 लेते हैं और एक बार x का मान निकालने के लिए 5 के साथ क्या लेंगे? माइनस 2 लेंगे। तो इस तरीके से x के दो वैल्यू आते थे कि x का एक मान आएगा 5 और 2 7, है ना। एक मान तो 7 आ गया। दूसरा मान कितना आएगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जी सर जी x का वैल्यू क्या आएगा। मुझे तो पता है क्या आएगा, दिख रहा है आंखों से ही कि इसमें से इसको घटाएंगे तो बहुत छोटा सा नंबर है वो आ जाएगा, है ना। 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा आप बताओ, कमेंट करो। बहुत बच्चा भी बता सकता है। आप लोग कमेंट में बताओ कि सर जी सेकेंड x का वैल्यू इज इक्वल्स टू ये, है ना। आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये। तो ये वाली चीज़ कहाँ काम आती है? प्लस माइनस दोनों को सेपरेट करने। भाई एक ऑपरेशन इधर कर लो, एक ऑपरेशन उधर कर लो, इसीलिए इसको कहते हैं प्लस माइनस का मिक्सचर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो दिया है चिन्ह उसके लिए हमें पहले इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल लिखने के लिए जगह नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं जो है इन्फिनिटी। इसको आप अनंत कहते हो। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा उल्टा 8 बना दो, ऐसे टेढ़ा 8, है ना, 8 बना दो ऐसे। अगर मैं इसको थोड़ा और सही से बनाऊँ तो थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो इसे कहेंगे भैया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिस संख्या तक पहुंचा ना जा सके। जैसे आप गिनती में लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6, तो ये गिनती जहाँ पे ख़त्म होगी ना, ये गिनती जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे आखिरी में जो डिटेक्टिव, जो जासूस, जो महान पर्सन, है ना,
या जो महान नंबर, महान संख्या बैठी होगी वो ही इन्फिनिटी होगी। गिनती की शुरुआत तो हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ख़त्म ये करता है। सलमान खान जी का डायलॉग नहीं है कि शुरू तुमने किया था, ख़त्म मैं करूँगा, है ना। तो ये वाली चीज़ है इन्फिनिटी, जिसका अंत ना हो उसी को अनंत, है ना, अनंत कहते हैं। इन्फिनिटी, है ना, इसका कोई अंत नहीं होता, इसका कोई वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं है क्योंकि सबसे लास्ट का नंबर है ये। तो इसी को हम उल्टे 8 से, यानी आप 8 ऐसे बनाते हो ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से अनंत को दर्शाया जाता है। तो आई होप ये वाला चिन्ह भी आप समझ गए होंगे। तो अब बारी आ जाती है भैया फ्रैक्शंस और रेशियोज की। फ्रैक्शंस का मतलब तो सभी को पता है कि बट्टे वाली चीज़ों को फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बोलो कि सर जी फ्रैक्शन का मतलब क्या, तो मैं यही कहूँगा कि बट्टे वाली चीज़, जैसे फ्रैक्शन को F से दर्शाते हो, फ्रैक्शन क्या होती है, बट्टे वाली चीज़। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। हिंदी में कहें तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न मतलब ऊपर वाला नंबर अंश कहलाता है, बट्टे में नीचे वाला नंबर हर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसकी शक्ल याद रख लो कि फ्रैक्शन इस तरीके से 1 के बट्टे में 1 ऐसा रख के सॉल्व किया जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/2, 5/6, 8/3, इस तरीके से बट्टे वाली संख्याओं को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शंस कहेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, फ्रैक्शंस का जोड़ घटाव गुणा भाग भी हमने आपको सिखा रखा है। अगर वो क्लास देखनी है तो यहाँ आई बटन में ज़रूर देखना, वरना कहोगे सर जी इनके बारे में बता रहे हो तो कभी इन्हें प्लस भी करो, कभी इन्हें माइनस भी करो, कभी जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो तो सही। तो हमने ऑलरेडी उस आई बटन वाली वीडियो में सिखा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में भी इस क्लास का लिंक देखोगे, आप जाकर उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सीख लीजिएगा। चलिए, भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग आराम से आप उस वीडियो से सीख जाएंगे। फ्रैक्शन तो समझ गए। अब बात आती है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब 2 बिंदी बना दी जाती है ना, ऐसी बड़ी बड़ी 2 बिंदी, और यहाँ लिख दिया जाता है 5:3। इन 2 बिंदुओं को या इन 2 बिंदियों को हम रेशियो कहते हैं, मतलब अनुपात। भाई चाय में कितनी पत्ती डालें, तो भैया अलग अलग हिसाब होता है। 2 लोगों के लिए चाय बना रहे हो तो इस हिसाब से पत्ती डालना, 10 लोगों के लिए चाय बन रही तो पत्ती इतनी डालना। तो इसको क्या कहते हैं, अनुपात। 5:3 यानी कि 5, है ना, अनुपात 3। इस तरीके से इसको बट्टे की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इसको कहेंगे आप रेशियो का साइन। और ये जो बट्टे की शक्ल में आपको पूरा नंबर दिख रहा है, अभी मैंने बताया था एक नंबर होता है अंश यानी न्यूमिनेटर, एक नंबर होता है डिनोमिनेटर, इसे कहा जाता है फ्रैक्शन, है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो इनको कहेंगे फ्रैक्शन जो इस शक्ल में दिखेंगे, और 2 बिंदी वाले को कहेंगे आप क्या, रेशियो। ऐसे लिखो तो रेशियो, और इसी को अगर पलट के लिख दो ऐसे, है ना, इन 2 बिंदुओं का मतलब भी डिवाइड ही होता है। तो अगर आप इसको ऐसे बट्टे की शक्ल में लिख दोगे ना तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करके ऐसा बना दिया। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको जो यहाँ लिखा है उसको पढ़ के बताता हूँ, तभी समझ में आएगा। देखिए कैसे, 1/2, 1/3, इन सभी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 5/6, 20/7, ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो। बस आपको नंबरों को बट्टे में ही तो लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इन डबल बिंदियों की, जिसे आप रेशियो या अनुपात कहते हैं। इन्हें भी आप लिखना सीख ही गए हो। पहला मैंने बताया था 5:3, 8:9, 21:23। इस तरीके से आप अलग अलग रेशियोज लिख सकते हो डबल डबल बिंदी लगाकर। याद रखना इन बिंदियों को थोड़ा मोटा बनाना, नहीं तो ये बिंदियाँ नहीं दिखेगी तो नंबर कट जाते हैं भैया। चलिए अब अगला जो है वो है अपना परसेंटेज। प्रतिशत तो हमारी फेवरेट चीज़ है। इसी परसेंट को सिखाने में 1 घंटे की क्लास हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है आपके लिए। प्रतिशत क्या चीज़ है, फेवरेट चीज़ है हमारी। प्रतिशत मतलब होता है कि प्रति एक चीज़ का 100वां भाग। प्रतिशत को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, मतलब इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, स्लैश और 2 बड़े बड़े बिंदु। तो इसी चिन्ह को कहते हैं प्रतिशत। अगर हिंदी में अगर इसका मीनिंग जानो या इसका वैल्यू जानो कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो प्रतिशत बराबर होता है प्रति एक चीज़ का 100वां भाग।
इसीलिए इसको कहा जाता है प्रति एक, यानी एक का कितने से भाग, 100वां भाग, यानी 1/100। इसी पूरी वैल्यू को हम परसेंट कहते हैं। और मैंने कई बार आपसे पूछा है कि अगर यहाँ कुछ नहीं हो तो सबका मालिक 1 लिख सकते हो आप, यानी 1% का मतलब 1/100। 2% का मतलब हो जाएगा भैया 2/100। आप कर लेना सॉल्व, यही आएगा। 3% का मतलब 3/100। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, कमेंट में मुझे बताओ कि सर जी 4% का मतलब ये होता है। बताओ आप लोग कमेंट में कितने लोग बता देंगे कि सर जी 4% मतलब कितना बटा 100। बता दो कमेंट सेक्शन में कि 4% मतलब कितना, 4/100 या 5/100 या 10/100। बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से परसेंट के चिन्ह का यूज किया जाता है। अगला जो चिन्ह है वो परसेंट का ही भाई है, जिसे पर माइल प्रति हजार कहते हैं। अगर मैं कहूं कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये उसका भाई है ना, उसका बड़ा भाई है। ये पर माइल है, ये पर सेंट नहीं है। सेंट मतलब बटे में 100, माइल मतलब बटे में 1000, तो इसको कहेंगे पर माइल। जैसे परसेंट का मतलब 1/100 होता था, परसेंट का मतलब 1 के बटे में 100 भाग होता था। उसी तरह पर माइल जो इस तरीके से डबल बिंदी लगा दिया जाता है, मतलब ये कह रहा है कि बट्टे में 100 के बाद एक बिंदी और लगा दो। इसलिए इस चिन्ह में भी देखो बिंदी नजर आ रही होगी आपको हल्की सी, है ना। देखो यहाँ पे परसेंट तो बना है, साथ में एक बिंदी और छोटी सी नजर आ रही है। तो इसी का कहना है कि मेरे बट्टे में, यानी मेरे अंदर एक जीरो और समाहित है। तो परसेंटेज अगर 1/100 है तो ये उसका बड़ा भाई है। 1/100 तो रहेगा ही, साथ में ये बिंदी का मतलब, ये जीरो बिंदी दिख रही है, इसका मतलब कि ये प्रति हजार है ना, 1000 आएगा बट्टे में। इसका अर्थ है 1/100। और इस पर माइल का, यानी परसेंटल माइल बोल सकते हो इसको आप, इसका मतलब है 1/1000। अब बात आती है वर्गमूल की, जो यहाँ पर दिया गया है, जिसे कहते हो आप स्क्वायर रूट। ये घूंघट की आड़ में दिलबर का गाना सुना है ना, उसी तरीके से वर्गमूल को आप ऐसे जेल की तरह बनाते हो। और वर्गमूल में कोई भी नंबर हो वो डबल जोड़ा बना के बाहर भी निकल सकता है ना। इस चिन्ह को याद रखो, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, है ना। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर स्क्वायर रूट चिन्ह दिया है और उसके अंदर लिखा है आपको 25, तो यानी आपको करना कुछ नहीं है, 25 को 2 ऐसे जोड़ों में या पेयर्स में गुणात्मक रूप में तोड़ना है कि वो दोनों नंबर सेम टू सेम हो, तो वो बाहर निकल जाएंगे। कैसे, देखो 25 को आप ऐसे लिखो, सबसे पहले 5 के पहाड़े में ये आता है तो 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 जो बचा है ना, 5 के पहाड़े में ये भी आता है तो फिर से हम 5 का पहाड़ा लेंगे, 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि 25 को हम लिख सकते हैं, देखो किस रूप में, 5 × 5। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। कहीं भी 25 दिखा तो उसको आप 5 × 5 के रूप में लिख सकते हो। तो मैं यही करूँगा, यहाँ पे मुझे 25 दिखाना, किसके अंदर, अंडर रूट लगा है, इसके अंदर 25 है और 25 का मतलब 5 × 5 है ना, तो मैं लिख देता हूँ कि 5 × 5। अब स्क्वायर रूट का एक नियम है कि यहाँ 2 सेम नंबर अगर गुणा में लिखे हो तो सिंगल जोड़ा बन के बाहर हो जाते हैं। जैसे ये देखो, एक जोड़ा बना है, एक पेयर बना है इन दोनों का, तो वो सिंगल जोड़ा बन के बाहर हो जाएगा। मतलब 5 × 5 का एक पेयर बना है तो वो बाहर निकल के रूट से बाहर हो जाएगा और सिंगल 5 बन जाएगा। तो आई होप स्क्वायर रूट का मतलब आप समझे कि क्या होता है। स्क्वायर रूट कहने का मतलब यही है कि किस नंबर का उसी नंबर से गुणा करें कि अंदर वाला नंबर आए, है ना। 5 का 5 से ही गुणा करोगे जब ही 25 आएगा। यही चीज़ आपको स्क्वायर रूट सिखाता है। तो अगर स्क्वायर ऐसे किया जाता है तो स्क्वायर रूट कैसे किया जाता है, ऐसे कि भाई 25 का रूट निकालो, तो हमें पता है कि स्क्वायर करने पे 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, तो भैया इसका रूट करने पे सिंपल सी बात है 5 × 5 तो आएगा और ये सेम जोड़ा मिलके 5 बन के बाहर हो जाएगा। इसी चीज़ का स्क्वायर का रिवर्स करते हैं स्क्वायर रूट में। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हमने स्क्वायर रूट पे भी वीडियो बना रखा है। ये सारी क्लासेस, आई थिंक मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी क्लासेस
हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं मैथ्स। अगर आपको अच्छा करना है आपको डिस्क्रिप्शन में क्लासेस देखना पड़ेगी दोस्तों। सारे लेक्चर्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना मेरे भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। इतना सरल तरीके से मैथ्स बनाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा, दोस्तों में या स्टडी ग्रुप्स में या व्हाट्सएप पे या कहीं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है। खासकर अपने जिगरी यार तक पहुंचाना जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी पहुंचा दिया, यारों को पहुंचाना, जिगरी यार जो आपका हो उसको पहुंचाना। चलिए अब बात करते हैं क्यूब रूट की। जैसे स्क्वायर रूट है वैसे ही क्यूब रूट इसको कहते हैं, जहां पर इस घूंघट की आड़ जो आपका स्क्वायर रूट होता है उस पर 3 की घात चढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक नंबर दिया है 216, इसका अगर हमने रूट लगा दिया तो इसको तो देख के आप बता दो कि सर जी अभी तो सॉल्व किया स्क्वायर रूट, लेकिन अगर इसी स्क्वायर रूट पे अगर मैं घात 3, छोटा सा घात 3 लगा दूँ, 3 लगा दूँ, जैसे यहाँ पर मैं हल्का सा छोटा सा 3 लिख दूँ, तो इसका मतलब अब स्क्वायर रूट नहीं, 3 घात आने पे ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल कहलाता है। स्क्वायर रूट का मतलब तो वर्गमूल होता है, और अगर घात 3 लगा दी जाए, है ना, यहाँ पे पावर 3 लगा दी जाए तो उसको क्यूब रूट यानी कि घनमूल कहेंगे। घनमूल का अर्थ होता है कि इस नंबर को हमें 3 के पेयर में बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़े बन के बाहर निकलते थे नंबर, यहाँ 3 के जोड़े बनेंगे। तो हम इस बार 216 को ऐसे लिख लेंगे। क्या लगता है किस पहाड़े से कटेगा? सर जी ये मुझे लग रहा है 2 के पहाड़े से कट सकता है, क्योंकि पीछे 6 लिखा है ना, तो 2 के पहाड़े से काटते हैं। 2 एकम 2। अब देखो 1 लिखा है यहाँ पे, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो सबसे पहले हम 0 लगा देंगे, क्योंकि ये आता ही नहीं तो हम 0 लगा देते हैं। अब इस संख्या को बढ़ा लो, 16 हो गया वो संख्या। 16 कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में? 2 अट्ठी 16, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, देखो 8 लिखा है, 8 भी जो है 2 के पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, संख्या को आगे बढ़ा लेते हैं, 10 हो गया, 2 पंजे 10, और 8 कितनी बार में? 2 चौके 8, फिर से 2 के पहाड़े से कट रहा है, तो हम करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ तो 5 था तो 1 आगे ऐसे कैरी कर देंगे, है ना। 1 पे 4 14, है ना। 1 और 4 को ऐसे देखना कि 1 और 4 14, तो 14 कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में? 2 के पहाड़े में 14 आता है, 2 सत्ती 14। अब 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, अब हमें पहाड़ा बदलने की ज़रूरत है। अब हमें 3 का पहाड़ा लेना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 नम 27, फिर 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 एकम 3। तो इस तरीके से अगर आप देखो जो आपका सवाल था कि क्या था सवाल आपका, ये था क्यूब रूट में 216, ऐसा था ना, क्यूब रूट में 216। तो आपने क्यूब रूट में 216 को क्या लिखा है? देखो 216 को अगर आप तोड़ोगे तो ये लिखाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। क्या लिखाएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। देखो यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब होता है 3 जोड़े मिलने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 2 और 3, है ना। 2 × 2 × 2, ये 3 जोड़े मिल गए। और इनको भी देखो, ये संख्या भी बिल्कुल 3 बार लिखी है। तो मैंने कहा था कि इस क्यूब रूट से 3 के जोड़े जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे सिंगल जोड़ा बन के। तो ये देखो ये 3 बार लिखा है, तो ये सिंगल जोड़ा बाहर हो जाएगा 2 बन के गुणा में। और कौन सा जोड़ा है? सर जी ये 3 वाला भी जोड़ा है, तो ये भी 3 बन के बाहर हो जाएगा, है ना। ये 3 के जोड़े मिल गए थे, सिंगल जोड़े बन के बाहर हो गए, है ना। 2 × 2 × 2, ये केवल सिंगल 2 बन के बाहर निकल गया। और ये 3 वाला जो पेयर था ये सिंगल 3 पेयर बन के बाहर हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 2 तिया 6। तो इस तरीके से आपने 216 का क्यूब रूट किया तो 6 आया। आई होप कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे सभी समझ में आ रहे होंगे। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये वाला चिन्ह बहुत कम ही पूछा जाता है, इसको कहते हैं 4th रूट, यानी कोई ऐसी संख्या, क्या कोई ऐसी संख्या जिसका जो रूट है वो 4 पावर्स को यानी 4 पावर्स को जोड़े के रूप में बाहर निकालता है। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 के जोड़े बाहर निकालते थे, क्यूब रूट में 3 के जोड़े बाहर निकालते थे। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं चतुर्थ रूट यानी 4th रूट। चतुर्थ क्या बोलते हैं? चतुर्थ मूल, है ना, इसको ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 के जोड़े बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 16 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4,
फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आप कर लेना साइड में, ऐसे ही आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 4 4 के जोड़े बाहर निकलता है, तो देखो 1 2 3 और ये 4, देखिए पूरे के पूरे 4 जोड़े मिल गए। तो ये सिंगल जोड़ा बन के, यानी कि ये जोड़ा जो है 2 का सिंगल जोड़ा बन के बाहर। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब जो अगले चिन्ह हैं वो अलजेब्रा से यानी कि बीज गणित से लिए गए हैं। तो बीज गणित में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है एक्स वाई जेड, इन्हें वेरिएबल कहते हैं। जब भी आपको एक्स या वाई या जेड दिखे, इनको चर राशि कहते हैं। चर राशि का मतलब क्या कि हर सवाल में इनके वैल्यू कुछ कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हर सवाल में x का मान कुछ अलग ही होता है, तो इनका वैल्यू फिक्स नहीं रहता। तो x का मान, y का मान और z का मान डिफरेंट हो सकता है हर सवाल के लिए। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। इनके मान बदलते रहते हैं, इन्हें चर यानी वेरिएबल कहते हैं। अब बात आती है अचर राशि भी सीख जाओ। अचर किसे कहते हैं? वैसे अचर का कोई चिन्ह तो नहीं होता। अचर वो जिनकी वैल्यू फिक्स है ना, यहाँ लिख देता हूँ। एक चीज़ और सीख जाओ एक्स्ट्रा में, अचर का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 1 2 3 4 और ये गिनती आगे तक चलती चली जाती है। भाई 1 का वैल्यू फिक्स है दुनिया में सबके लिए, है ना। सब्जी वाले को बोलोगे 1 किलो आलू दे दो, तो वो 1 किलो ही देगा, ऐसा थोड़ी कि वो 5 किलो दे देगा। उसके लिए 1 का मतलब 1 ही है, 2 का मतलब 2 ही है, 3 का मतलब 3 ही है। ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, इसीलिए इन्हें अचर कहते हैं। और ये एक्स वाई जेड ये हर सवाल में बदलते रहते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? चर कहते हैं, है ना। चर जिनका मान बदलते रहता है, अचर जिनका वैल्यू फिक्स रहता है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 10 है तो 10, ऐसे इस तरीके से। तो आया ना मज़ा चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ के, है ना। कमेंट कर दो कि जी सर जी मज़ा आ रहा है वीडियो में। मज़ा आएगा तो हमें भी मज़ा आएगा यार कमेंट पढ़ के आपकी। तो हम आगे और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। वैसे आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना कि क्लास में बोर तो नहीं हुए। अभी तक आप यहाँ पे हो तो ज़रूर से एक कमेंट करके जाना कि जी सर जी बिल्कुल क्लास हमने देखी आपकी, मज़ा आया या नहीं वो भी कमेंट में बताना, ठीक है। अब बात आती है फैक्टोरियल यानी गुणनफल की। फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है 5 का फैक्टोरियल, ये जो उल्टा आई दिख रहा है ना आपको, इसी को फैक्टोरियल कहते हैं। तो यहाँ लिखा है 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि 5 से नीचे 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 के नंबरों का आपको गुणात्मक रूप लिख देना है। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि इस नंबर का फैक्टोरियल यानी इस नंबर का गुणा करते जाओ इसके नीचे वाले नंबरों से। तो इसी नंबर का यानी 5 का गुणा करते जाओ इसके नीचे वाले नंबरों से। तो 5 के नीचे वाला नंबर होता है 4, 4 के नीचे वाला नंबर होता है 3, 3 के नीचे वाला नंबर होता है 2 और आखिरी में 2 के नीचे वाला नंबर होता है 1। तो फैक्टोरियल 5 मतलब 5 का उसके नीचे वाले नंबरों से गुणा करते जाओ। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसी पूरे की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो होगा वैल्यू 5 फैक्टोरियल का। जैसे 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो यानी 5 फैक्टोरियल का मान होगा 120। एक बार क्रॉस चेक कर लो सही है क्या? 5 चौके 20 है ना, यहाँ पर 20 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, और 20 और 6 का गुणा करोगे तो आपको पता ही है 20 × 6 का आप गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 0 का 0, 120 आ जाएगा। बिल्कुल सही किए हम। तो आई होप फैक्टोरियल का मतलब भी आप समझे होंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर के नीचे वाले नंबरों का उससे गुणा करके लिख दो। जब तक 1 तक ना पहुंच जाए तब तक आपको गुणा करते ही जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे चिन्ह का अर्थ ऐसे तरीके से लिखा है कि n फैक्टोरियल, n का मतलब कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हो आप, n फैक्टोरियल। इसके बाद जो हमारा अगला चिन्ह है वो है दोस्तों मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को इस तरीके से यानी 2 खंभों के बीच में कोई वैल्यू बैठी हुई है, उसको खंभों के बीच में ऐसे बांध दिया गया है, तो उसको मॉड्यूलस कहते हैं। जब भी ये खंभे में से बाहर निकलती ना वैल्यू, तो इसको हमेशा पॉजिटिव ही देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू अगर मॉड्यूलस के अंदर लिखी है तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट पॉजिटिव। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया है कि x का मॉड्यूलस, x तो ये रहा
और मॉड्यूलस का मतलब उसको दो खंभों में बंद कर देना। तो x का मॉड्यूलस निकालना है, मतलब इसको दो खंभों में कैद कर दो, तो इसका जो भी वैल्यू रहेगा पॉजिटिव में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे मन से ऐसे लिख दूं कि बताओ 5 का मॉड्यूलस कितना होगा, तो आपको पता है कि 5 का मॉड्यूलस प्लस में ही ये नंबर बाहर निकलेगा, यानी प्लस का 5 होगा, है ना। मॉड्यूलस का मतलब अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो प्लस में ही लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए -11 का मॉड्यूलस बताओ, तो ये वैल्यू बाहर तो निकल जाएगी लेकिन वो एब्सोल्यूट यानी प्लस में जाएगी, है ना। ध्यान रखना, अंदर कुछ भी हो अगर उसका मॉड्यूलस है तो वो वैल्यू ऑलवेज एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही रहेगी। यानी -11 का मॉड यानी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एक ही बात है, इसका जो मॉड्यूलस है वो प्लस का 11 आएगा, -11 का, है ना। तो इस तरीके से इसको मॉड कहते हैं या मॉड्यूलस कहा जाता है, जो पॉजिटिव को इंगित करता है, यानी पॉजिटिव की ओर हमें इशारा करता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चिन्ह पर, जो कि हमारा चिन्ह होगा मेरे भाई प्रपोर्शनल टू। इसको अनुपातिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपातिक या अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या सर जी? कि जैसे आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम के नियम में क्या होता है, V = IR पढ़ा था ना आपने, ओम का नियम V = IR। R को आप क्या कहते थे? रेजिस्टेंस, ओम का नियतांक, तो R को रेजिस्टेंस कहते थे। ये रेजिस्टेंस नहीं आया था, उससे पहले इसी प्रमेय में एक लाइन आई थी, अगर आपने 10वीं क्लास में प्रमेय पढ़ी तो याद आया होगा, कि किन्हीं भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर यानी कि V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती, है ना। बात करें समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल, बात एक ही है। इस चिन्ह को कहते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, बात एक ही है। इसका ये मतलब है इस चिन्ह का कि V का मान बढ़ाने पर I का मान भी बढ़ेगा, V का मान घटाने पर I का मान भी घटेगा, है ना। वोल्टेज यानी विभवांतर सिरों पे अगर घटा दोगे तो उसमें प्रवाहित करंट यानी धारा भी थोड़ी धीरे धीरे कम जाएगी। जैसे वोल्टेज यानी विभवांतर बढ़ा दोगे, धारा भी तेज यानी ज़्यादा पावर से धारा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, एक को बढ़ाओगे दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती होना। कितने लोगों को ओम का नियम याद है? कमेंट में बता देना, वरना बोलोगे सर बात कुछ समझ ना आई, है ना, कमी क्या हम में पाई, है ना, वो गाना याद आ जाएगा। तो वो वाली चीज़ है, ओम का नियम पढ़ा होगा तो ज़रूर से आप बताओगे कि ये चीज़ हमें याद है सर जी, है ना। इस चिन्ह का वहाँ यूज़ होता है अधिकतर प्रमेय वगैरह में, इसीलिए ओम का नियम सिद्ध करने में भी प्रमेय लगी होगी, है ना, वहाँ पे डेरिवेशन हुआ होगा, तो उन डेरिवेशन में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह काम में आता है। अब बारी है भाई सिग्मा की। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सबको प्लस करके लिख दो, उसी को सिग्मा कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा इंस्टाग्राम पे सिग्मा मेल। सिग्मा मेल मतलब जो पावरफुल हो, जिसके पास पावर हो, सारी दुनिया उससे पास आती हो, उससे सीखती हो, उससे मतलब मैग्नेट की तरह खींचे जाते हैं लोग, उसके पास जनसंख्या बहुत हो जाती है। सिग्मा मेल जो सबको जोड़ के बांध के रखता है। तो इसी तरीके से सिग्मा का मतलब भी वही होता है, सबको जोड़ने वाला, समेशन यानी योगफल। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसा लिख दिया कि समेशन ऑफ 1-5 ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि समेशन 1 से लेके 5 तक यानी 1 से 5 तक आपको सभी नंबरों को जोड़ना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बताओ कमेंट में कितना आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और अगला 3 जुड़ेगा तो 6 और 4 जुड़ेंगे तो 10 और 5 कितने भैया बताओ कमेंट में। सर जी सिग्मा में क्या आएगा? सिग्मा में आएगा 15। तो इस तरीके से ये चिन्ह जोड़ने के लिए यानी योगफल के लिए काम में लिया जाता है। चलिए अगला चिन्ह है वो इस तरीके से एक घर जैसा या गेट जैसा बना है, जिसको कैपिटल पाई कहते हैं। इसका मतलब भी है प्रोडक्ट ऑफ मैनी नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ मैनी नंबर्स, अगर हमें इस तरीके का कोई चिन्ह दिया जाए तो हमें वहाँ लिखे हुए नंबरों का क्या करना है? गुणा करना है, यानी प्रोडक्ट करना है। ये उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी प्रमेय में आप ऐसे देखो कि ऐसा गेट बना हुआ है और यहाँ लिखा है 1.2.3, तो इनका मतलब ही ये
कि आपको गुणा करना है, और हमने सीखा भी है डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके का आप करोगे 1 × 2 × 3 सॉल्व करोगे और इस तरीके से 2 या 6 आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। सिंपल है भैया ये भी। अब बात आती है देयरफॉर, 2 बिंदियाँ नीचे और 1 बिंदी ऊपर, इसको कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैया निष्कर्ष, यानी कि रिजल्ट अंत में। अतः जैसे आप कहते हो ना कि देयरफॉर यानी कि अतः, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। आपने ऐसे 10वीं क्लास में कई सारे क्वेश्चन प्रूफ किए होंगे जहाँ लिखा होगा आखिरी में, क्वेश्चन के आखिरी में पूरा प्रूफ करने के बाद देयरफॉर अतः यह निष्कर्ष निकलता है, ये रिजल्ट निकलता है कि ये संख्या इर्रेशनल संख्या है, यानी कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये रिजल्ट है, इसीलिए इसको इस चिन्ह से परिभाषित किया गया है। इसको कहते हैं देयरफॉर। अब कहीं कहीं किसी प्रमेय में कोई रीज़न देने के लिए हम इसी चिन्ह को थोड़ा उल्टा कर देना तो उसको कहेंगे बिकॉज, कारण, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, इसको कहेंगे हम बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, है ना, x = 5, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। ऐसे मैं मन से कहानी बना रहा हूँ, ऐसा रूट वाले क्वेश्चन में ऐसा कभी आता नहीं है, तो एक तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कारण x की वैल्यू 5 है इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए कारण को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह को यूज़ करते हैं, है ना। आप सवाल से रिलेट करने मत लग जाना ये x वाली लाइन को, है ना, ये वाली लाइन तो सही है, ये सवाल से रिलेट नहीं कर रही, मैं तो ऐसे कारण पैदा कर रहा हूँ, कारण उत्पन्न हुआ कि x का वैल्यू 5 है, यही कारण है, इसीलिए हमारा सवाल ऐसा हुआ। अब बात आती है ज्योमेट्री के चिन्हों की। भैया आप लोग बोलोगे सर कितने चिन्ह पढ़ाओगे इसमें, भैया है भाई, चिन्ह तो है इसमें। देखो, एंगल का मतलब होता है कोण, ये कोने को दर्शाता है, जैसे कोई सीधी लाइन है उसमें से कोई कोना निकला, इसी को एंगल कहते हैं। यहाँ एंगल बनता है ना, कोण, झुकाव, है ना, कर्व बनता है 2 लाइनों के बीच में, खुलता बंद होता है, उसी को एंगल यानी इस वाले चिन्ह से दर्शित करते हैं। ये तो आपका वही छोटा है बड़ा है ये वाले चिन्ह है वो तो हम पढ़ चुके हैं। मैं कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, कन्फ्यूज़न दूर करना भी सही रहता है कभी कभी। तो एंगल को यानी कोण को दर्शाने के लिए हम ऐसे चिन्ह का यूज़ करते हैं, जैसे 60 डिग्री एंगल, है ना, या हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं एंगल ABC, ऐसे लिखते हो ना कभी कभी किसी सवाल में। तो एंगल को दर्शाने के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं चिन्ह को। आगे यहाँ पर डिग्री यानी कि उस एंगल के मेज़रमेंट को, कि वो एंगल कितने डिग्री का है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 60 तो हमने लिख दिया, तो इस पॉइंट को यानी इस 0 को थोड़ा सा ऊपर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, 70 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। इस तरीके से एक छोटा सा बिंदु ऊपर लगा दिया जाए तो उसको उसी एंगल के मेजरमेंट यानी डिग्री काउंट के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको डिग्री मेजर कहा जाता है। अब इसके बाद जो अगला चिन्ह है वो है ऐसे डैश का, डैश जो है ऊपर लगा है तो इसको क्या कहेंगे हम, मिनट कहेंगे। कोण का कोई छोटा सा भाग हो उसी को मिनट, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको कला कहते हैं, कला के रूप में दर्शाया जाता है। तो एक डैश का मतलब होता है 1 मिनट, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 डैश का मतलब 2 मिनट, नहीं, डैश का मतलब होता है मिनट, और अगर इसी डैश को डबल डैश के रूप में लिखा जाए तो इसको सेकंड कहेंगे, थोड़ा उससे और छोटा भाग, उसी को डबल डैश कहते हैं। ये फिजिक्स में क्लास 11th में आते हैं, डैश और डबल डैश, ठीक है, मिनट और सेकंड वाले। अब देखो 2 लंबी लाइनें सीधी जा रही हैं, कहीं मिल नहीं रही तो उनको पैरेलल कहेंगे यानी समांतर कहेंगे। आपने कई बार ऐसा लिखा होगा कि त्रिभुज PQR में लाइन PQ पैरेलल है लाइन AB के, तो इसका मतलब क्या होता है कि PQ और AB आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, जैसे मैं बना देता हूँ कि एक P से लेके Q तक एक लाइन है और एक A से लेके B तक एक लाइन है, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ये चलती साथ साथ है पर कभी मिलती नहीं। तो ऐसी लाइनें जो आपस में कभी भी मिले ना, कनेक्ट ना हो, कितनी आगे चले जाएं मिलेंगी नहीं, कितनी पीछे चली जाएं मिलेंगी नहीं, बस साथ साथ चलेंगी लेकिन कभी टच नहीं होंगी। तो ऐसी लाइनों के लिए हम ये वाला चिन्ह, पैरेलल वाला चिन्ह लगाते हैं कि ये 2 लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, इसीलिए ऐसे 2 खड़े डंडे यानी ऐसी 2 लाइनिंग खींच देते हैं, इनको पैरेलल कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा मेरी बात सुनना
कि अगर इस लाइन को अभी हटा दें और हम अगला वाला चिन्ह देखें कि ये उल्टा टी जो बन रहा है, किसी भी बेस पर कोई एक ऐसी लाइन है, उस पर अचानक से एक खड़ी लाइन खींच दी जाए 90 डिग्री वाली, तो इसी लाइन को यानी इस पूरे चीज़ को हम परपेंडिकुलर डालना, इस पर लंब डालना यानी परपेंडिकुलर खींचना कहते हैं। तो ये चिन्ह उल्टे टी के जैसा होता है जिसको लंबवत कहते हैं। मान लो ए बी कोई लाइन है, इस पर हमने यहाँ पॉइंट सी से लंबी सी लाइन खींच दी, खड़ी लाइन परपेंडिकुलर जैसी जो 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसी को कहेंगे कि ये लाइन जो सी से लेके डी तक गई है ये ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो सी डी लाइन है ना, ये ए बी पर परपेंडिकुलर डाली गई है। तो इसी को दर्शाने के लिए हमने इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि जो सी डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर डाला गया है किस पे, ए बी पर। आई होप आप सबको ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रमेय वगैरह में कभी ना कभी देखने को मिली होगी कि सी डी, ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। इस ए बी लाइन पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों अगला जो चिन्ह है वो है इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है, इसको त्रिभुज मत बोलना, ये कहलाता है डेल्टा। डेल्टा यानी कि किसी चीज़ में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना वो अंतर आ रहा है। कभी कभी आपने डेरिवेशन करते टाइम ऐसा देखा होगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टी के मान में कितना अंतर आया, उसको दर्शाने के लिए ही, इस अंतर को दर्शाने के लिए ही हम डेल्टा टी का यूज़ करते हैं। डेल्टा को आप त्रिभुज के रूप में ऐसे बना सकते हो इस तरीके से, डेल्टा क्यू, डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू या ओमेगा, है ना। डेल्टा का मतलब ही होता है कि उस वैल्यू में कितना चेंज ऑफ रेट ऑफ डिफरेंस आया, है ना। इस तरीके से इसको डेल्टा कहते हैं। ये भी आपके थ्योरम्स वगैरह में या डेरिवेशंस में काम आता है। अगर आप 11th क्लास में हो तो बताना कमेंट सेक्शन में ये डेल्टा को कहीं देखा है क्या। डेल्टा बहुत सारे सवालों में 11th क्लास में आता ही आता है, फिजिक्स में खास करके। अब अगला तो सबका फेवरेट है जिसे आप लोग कहते हो पाई। पाई का मतलब क्या? पाई वृत्त के अनुपात को कहते हैं। पाई वो चीज़ जो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने में काम आती है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर आप किसी सर्कल का एरिया फाइंड करो तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अगर इसी सर्कल का एक राउंड घूमे और कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस कहा जाता है। इसके एक राउंड में कितनी दूरी तय हुई उसी को सरकमफेरेंस यानी परिमाप कहते हैं। और परिमाप सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है इसका 2 पाई आर। तो पाई यहाँ पर बहुत काम आता है क्योंकि पाई से आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में भी ये काम आता है और वृत्त के परिमाप निकालने में भी ये काम आता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 के लगभग होता है। 3.14 यहाँ पे दिया है, 16 डैश डैश डैश, ये वैल्यू आगे तक चलती ही चली जाती है। इसको आप पाई कहते हो। पाई के चिन्ह को आप या तो ऐसे बनाओ या ऐसे एक लाइन खींचो और 2 लाइनें ऐसे खींच दो। इस तरीके से आप पाई बना सकते हो। कोई ऐसे बनाता है, कोई ऐसे, आपकी मर्जी है कि आपको दोनों में से क्या बनाना है। इसी को पाई कहते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले में ये काम आता है, चाहे बेलन हो, है ना, सिलेंडर जिसे बेलन कहते हैं, कोन हो, शंकु, उसके फॉर्मूले में ये काम आता है। तो पाई का एक बहुत बड़ा महत्व है मैथमेटिक्स में। ये 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th सभी जगह काम में आता है। अब अगला जो चिन्ह है वो है यूनियन का। संघ यानी यूनियन लीडर जो सबको जोड़े रखता है, सबको साथ में रखता है। हाँ, ये सब चारों लोग मेरे यूनियन में काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मेरे पास रहते हैं, है ना। पास रहते हैं मतलब फैक्ट्री में साथ साथ काम करते हैं। तो यूनियन को ऐसे यू की तरह दर्शाया जाता है। यूनियन मतलब किसी सेट में वो नंबर मौजूद हैं, कितने हैं, सबके सब यूनियन में हैं या नहीं, इसीलिए ये वाले चिन्ह को यूज़ किया जाता है। अगर इसी चिन्ह को उल्टा कर दें तो इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। जैसे कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 1 2 3 4 और 5 ये नंबर रहते हैं। दूसरा एक ग्रुप बी है जिसमें भी अगर आप देखो तो 1 2 3 हैं, भले ही सारे नहीं हों
लेकिन 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ कुछ पार्ट इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉमन पार्ट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बी जो है कॉमन पार्ट है ए का, बी जो है वो इंटरसेक्शन है ए का, बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में भी दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे कुछ लॉजिकल नंबर्स पे, और ये तो बहुत सिंपल है। बच्चे ने पढ़ा है कि n, इस n का चिन्ह का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, तो इसको इस तरीके से n के रूप में बनाते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 आगे तक चलती ही चली जाती हैं। इनको आप n से रिप्रेजेंट करते हो। अब बात आती है इस z की। z का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, जो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में क्या क्या आते हैं, जैसे अगर आप z की बात करो इंटीजर्स की, तो यहाँ पर आप 0 से लेके प्लस के सारे नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 और अनंत तक ये जाएंगे डैश 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 करके। इसमें साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, 0 के उधर के पॉजिटिव नंबर तो है ही जो पूर्ण संख्याएं हैं, 0 के इधर माइनस में भी सारी संख्याएं जो पूर्ण है, जैसे -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ऐसे ये भी अनंत तक चलता ही चला जाएगा। इनको कहेंगे आप पूर्णांक, जिसे z के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब बात आते हैं अगले नंबर की, जिसे आप लोग q के रूप में दर्शा रहे हो। इसे आप कहते हो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जो कि बट्टे की शक्ल में लिखी जाएं, जो p/q की शक्ल में लिखी जाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, ऐसे सभी नंबर, जैसे 5/8 हो गया, तो ऐसे सभी नंबर इनको p/q के रूप में लिखा जाए, इनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इनका जो चिन्ह होता है वो q इस तरीके का चिन्ह होता है। अब अगला जो नंबर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के पूरे ग्रुप को गैदर करे। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला लिया जाए तो जो नंबर बनेगा उसको रियल नंबर कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सभी नंबर्स आते हैं, चाहे आप पॉइंट वाला कोई नंबर लिख दो, चाहे आप बटे वाला कोई संख्या लिख दो, चाहे आप रूट वाला कोई संख्या लिख दो, चाहे आप मान लो ऐसे पॉइंट वाला कोई संख्या लिख दो, इन सभी को आप लोग रियल नंबर्स से दर्शाते हैं, इनको रियल नंबर्स कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे इस C को, जो इस तरीके से C बना है, इसको कहेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। इसमें आयोटा करके एक चीज़ है जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये वैल्यू आयोटा, जिसे काल्पनिक नंबर कहते हैं। पहले इसे देख लो, ये ऊपर लिखना था तो नीचे लिख दिया। आयोटा, इसका नाम है भैया आयोटा, क्योंकि ये आई के जैसा दिखता है। आयोटा, आयोटा एक काल्पनिक नंबर है जिसका अर्थ होता है रूट, यानी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो इसी चीज़ को आयोटा कहा जाता है। अगर कभी भी अंडर रूट में -1 आ जाए तो इस वैल्यू को एक काल्पनिक संख्या दर्शाया जाता है और इसी काल्पनिक संख्या को आयोटा कहते हैं। और जब इस आयोटा के साथ कोई भी दूसरी वैल्यू जुड़ती है, घटती है, गुणा होती है, भाग होती है, तो उसी मिले जुले रूप को सम्मिश्र यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कठिन कॉम्प्लेक्स चीज़, जटिल चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x + iy, तो यहाँ पे x और y को तो ढूंढना ही ढूंढना है, साथ में इस आयोटा की जो काल्पनिक वैल्यू है माइनस का अंडर रूट में जो 1 लिखा है, -1, ठीक है, तो इस चीज़ का भी वैल्यू लिखना है या रखना है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy के फॉर्मेट में यानी इस तरीके से लिखा जाता है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को C के रूप में हम चिन्हित करते हैं और आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर को I के रूप में हम चिन्ह यानी सिंबल मैथ्स का लगाते हैं। तो आई होप यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। अब जो अगला चिन्ह है वो तीर के चिन्ह को दर्शाता है। तीर का चिन्ह हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम एक स्टेप खत्म करके सवाल की दूसरी स्टेप में जाते हैं। इसका मतलब होता है ये निष्कर्ष निकलता है, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, x = 9 + 2, तो इसके बाद हम ऐसे लिख देते हैं कि ये निष्कर्ष निकला कि x का मान होगा इन दोनों के जोड़ के, यानी 9 + 2 11। तो इसलिए हम ये वाला चिन्ह हर सवाल के हर लाइन में लगाते चलते हैं। अगर आप कॉपी कंप्लीट किए होंगे मैथ्स की, रजिस्टर बनाए होंगे, तो वहाँ इस चिन्ह का यूज़ किया होगा अगली स्टेपों में पहुँचने के लिए। इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। इसको कहते हैं इम्प्लाइज।
तो अब बात करते हैं अगले चिन्ह की, जो कि ऐसे दो तीरों को दर्शाता है। इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी और केवल तभी जब आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, क्योंकि ये हमारा लास्ट चिन्ह है। अगर मैं देखूँ इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है, तो तभी और केवल तभी मैं इसके बारे में बताऊंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, मैं तभी बताऊंगा इस चिन्ह के बारे में। तो देखो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर मान लो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, वैसे तो ये कॉलेज में काम में आता है, और अगर y का वैल्यू 5 के आगे से, जैसे 6 7 8 9 और डैश 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 आगे जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़ कि x और y इफ़ एंड ओनली इफ़ बराबर होंगे। यहाँ पे आगे आप ऐसा भी लिख सकते हो अगली स्टेप में कि ये दोनों जब ही बराबर होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर इसके आगे की और कंडीशन लिखी जाए कि भाई x के एलिमेंट जो y में भी होने चाहिए, y के एलिमेंट x में भी होने चाहिए, इस तरीके का कुछ कंडीशन बनाने के लिए हम लिखते हैं कि यदि और केवल यदि ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ये कंडीशन इम्प्लाइज होगी। हालांकि ये तो हमने आपके जानकारी के लिए, बेसिक जानकारी के लिए इस तरीके से अजम्पशन लगाया कि इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके से आप मैथ्स पढ़ते रहें, और थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।